हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट पेपर 2 साइंस। तो ये है क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर 4 दहन और ज्वाला, कम्बिशन एंड फ्लेम। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये चल रहा था। तो चलिए देखते हैं हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी तक रह गए हैं। तो सभी टॉपिक को करने के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चैप्टर 4 दहन और ज्वाला के हमने कौन कौन से टॉपिक अब तक कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा दहन क्या है, मतलब दहन हम किसे कहते हैं। तो दाह्य और अदाह्य पदार्थ कौन से हैं। जो पदार्थ जल सकते हैं, जिनका दहन हो सकता है, वो दाह्य हैं, और जो पदार्थ नहीं जलते हैं वो अदाह्य पदार्थ हैं। जिन जिन पदार्थों के जलने से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें हम पदार्थों का उनकी प्रक्रिया, उनको जलने की जो प्रक्रिया है उसको हम दहन बोलते हैं। ज्वलन ताप क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है, जब ताप वहाँ तक पहुँच जाता है, जो उसका ऊष्मीय ताप होता है वहाँ तक पहुँच जाता है, तो उसको हम ज्वलन ताप बोलते हैं, क्योंकि तब वो वस्तु क्या होती है, जलने लगती है। इसके बाद हमने जाना कि माचिस का इतिहास क्या है, माचिस किस तरीके से बनी है, कौन सा पदार्थ उस पर लगा होता है जिससे वो माचिस जलने लगती है। फिर हमने बात की ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे फास्फोरस है, जो कि रूम के टेम्परेचर में उस पर स्वतः ही आग लग जाती है और वो जलने लगता है। फिर हमने बात की कि हम आग पर कैसे नियंत्रण पाते हैं, और इसी के साथ साथ हमने बात की है अग्निशामक जो यंत्र है उस पर। के साथ ही हमने बात की है दहन के प्रकार। तो दहन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, दहन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अगर आप सबने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट पर जाएं और सारी वीडियो देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दहन के होते हैं 3 प्रकार। कौन कौन से, तीव्र दहन, दूसरा होता है स्वतः दहन, और तीसरा यहाँ पर होता है विस्फोट। इन सब टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो तीव्र दहन, स्वतः दहन और तीसरा है विस्फोट। इसी के साथ साथ हमने दहन के महत्वपूर्ण घटक के बारे में भी बात की है। जो दहन होता है इसके महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। इसके महत्वपूर्ण घटक है ईंधन। दहन के लिए क्या आवश्यक है, ईंधन आवश्यक है। दूसरी चीज़ है हवा, मतलब ऑक्सीजन आवश्यक है। तीसरी चीज़ है ऊष्मा, मतलब ज्वलन ताप, ऊष्मा ज्वलन ताप, जो इसका ज्वलन ताप होता है वो आवश्यक है, तब क्या होगा, दहन होगा। तो ईंधन, हवा, ऑक्सीजन, ऊष्मा, ज्वलन ताप, ये महत्वपूर्ण घटक हैं। ये किसके महत्वपूर्ण घटक हैं, दहन के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो ये होंगे तभी क्या होगा, हमारा दहन होगा। ठीक है। जंगल की आग के बारे में भी हमने बात की है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की है। और अब हम देखते हैं आगे हमारे कौन से टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे टॉपिक है चैप्टर 4 के, ये जो बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे ज्वाला, ज्वाला की संरचना कैसी होती है, ज्वाला के क्षेत्र कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद ईंधन, ईंधन क्या होता है, ईंधन दक्षता क्या होती है, ईंधन से प्राप्त हानिकारक उत्पाद, और इसके बाद होगी समरी, और फिर होंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर आपके सीटेड एग्ज़ाम के लिए 1 से 2 नंबर ज़रूर पक्का करेगा। तो इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट देखें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आपको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज्वाला टॉपिक। तो इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं ज्वाला किसे कहते हैं। तो जैसे जब हमने मोमबत्ती को जलाते हैं, तो जब मोमबत्ती जलती है तो आपने देखा होगा इस तरीके से मोमबत्ती जलती है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम ज्वाला बोलते हैं। ये जो दीपक की तरह जलता है इसी को हम ज्वाला बोलते हैं। और जब हमने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया था, तो वहाँ पर भी जो प्रकाश उत्पन्न कर रही थी वो कौन उत्पन्न कर रहा था, ज्वाला से ही प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। तो ज्वाला के बारे में हम और जानते हैं, आगे देखेंगे।
मोमबत्ती और रसोई घर के जो स्टोव है उसमें ज्वाला का अलग अलग रंग है। ये दोनों ही इसे ज्वाला बोलते हैं, इसे ज्वाला बोलते हैं। इसी के साथ ये लैंप है, मिट्टी के तेल का लैंप, बुशेन बर्नर का और मोमबत्ती का, सबका जो ज्वाला है इसको ज्वाला बोलते हैं। ये सबकी अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कलर है ज्वाला का सभी में, क्योंकि ये सभी अलग अलग पदार्थ हैं जो कि ज्वलनशील पदार्थ हैं। अब आगे देखते हैं ज्वाला की कैसी संरचना होती है, किस प्रकार से ज्वाला कहाँ पर गर्म और कहाँ पर ठंडी होती है। तो यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं, दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ हैं। तो क्या मोमबत्ती ज्वाला देता है? बिल्कुल। मैग्नीशियम, हाँ। कपूर ज्वाला देता है। मिट्टी के तेल वाला स्टोव, लकड़ी का कोयला, ये ज्वाला नहीं देता है। तो इस तरीके से ये कुछ पदार्थ थे। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, एक मोमबत्ती को जलाना है और कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर की पतली नली को संडासी द्वारा पकड़ना है और उसका एक सिरा मोमबत्ती की आकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा देना है। और क्या करना है? प्रवेश करा देना है और कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट पर एक जलती हुई माचिस की तीली लानी है। वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न हो जाएगी। तो माचिस की तीली जलती हुई लानी है और इसको जो ये पाइप था, जो रॉड थी, इसको इसके उस जोन में लेके जाना है। तो ये जो कांच की नली है इसको यहाँ पर लेके आना है, जो अदीप्त क्षेत्र होता है बीच वाला, और उससे क्या करना है, उसको इस तरीके से लेकर आना है। तो यहाँ पर कुछ जो ऊष्मा इकट्ठा होगी और इसके साथ हम जब बाहर से माचिस की तीली को दूर से दिखाएंगे तो फिर यहाँ पर कुछ कण इकट्ठा हो जाएंगे और वो क्या होगा, ज्वाला को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये जलने लगेगी। अब इसको हम पूरा फुल डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, जब दहन हो रहा होता है तो कुछ पदार्थ वाष्पित होते हैं, वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघलती हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और ना ही कोई ज्वाला देता है। क्रियाकलाप जो हमने अभी किया उसमें कांच की नली के बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प ज्वाला उत्पन्न होने के कारण क्या हो सकता है, जलने लगता है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो जाती है तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड को प्रविष्ट कराते हैं, उसे संडासी से लगभग 10 सेकेंड तक पकड़े रखते हैं और फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखेंगे, इस तरीके से करना है। आप देखेंगे कांच की स्लाइड को पकड़ते हुए, आप देखिए इस पर वो कार्बन के जो कण होते हैं, कांच की प्लेट स्लाइड पर एक गोलाकार काला वलय बन गया है। ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन के कणों के जवाब को दर्शाता है। जो कार्बन के कण होते हैं वो यहाँ पर देखिए जमा हो गए हैं और ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो मोमबत्ती से जो पदार्थ है जल के जो दहन के समय ऊपर को उठते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। तो यही हमें समझाया जा रहा है क्रियाकलाप के द्वारा कि ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित जो बिना जले कार्बन के कण हैं उनका जमाव हो गया है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लेंगे और 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। फिर क्या होगा, वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी तार का जो भाग ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। यह क्या दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो सोनार है वो धातु की फुकनी से ज्वाला का सबसे बाहरी भाग है उसको उस पर क्या कराता है, सोनार जो होता है वो भी ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है या वहाँ पर ज्वाला बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो ये हम देखते हैं पूरी ज्वाला की संरचना। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। तो चलिए पहले हम इस साइड का समझते हैं, इधर का। तो जैसे कि ये पूरी एक ज्वाला है और इधर का जो हिस्सा ऊपर वाला है, इसको जो ये वाला हिस्सा है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, फिर से साफ करते हैं। तो ये जो हमारा ज्वाला का क्षेत्र है
तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वाला जो क्षेत्र है ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है, ये काला बोलते हैं। ये काला जो क्षेत्र है इसको, ये क्या है, सबसे आंतरिक क्षेत्र है और ये काला है। आंशिक दहन, बिना जली मोमबत्ती का मतलब है यहाँ पर बहुत सबसे ज़्यादा कम कम जल रहा होता है। आंशिक दहन होता है बिल्कुल बीच में। आंशिक दहन वाला मध्य भाग इसको पीला बोलते हैं। और पूर्ण दहन जिसमें होता है वो नीले कलर का होता है। नीला जो आपको हल्का हल्का दिखेगा वो पूर्ण दहन वाला भाग होता है। यहाँ से मैं ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछूंगी वीडियो के एंड में, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब हम देखते हैं कि इधर साइड में जो ये तो मोमबत्ती हो गई, सबसे कम गर्म होता है, सबसे कम गर्म होता है जो काला भाग होता है। और मध्य भाग जो होता है ये उससे थोड़ा अधिक गर्म और ऊपर वाले भाग से थोड़ा कम गर्म होता है। सबसे ज़्यादा गर्म भाग कौन सा होता है? नीला वाला। तो दो तरीके से हमने इसको बांटा है, एक काला, पीला और नीला। अब आप इधर से मैच करेंगे, जो काला है बिल्कुल ना के बराबर गरम, जो पीला है वो थोड़ा कम गरम और जो नीला है वो सबसे ज़्यादा गरम। तो इस तरीके से ये पूरी संरचना है किसकी? ज्वाला की। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र और उसकी संरचना। अगर ये पूछा जाए तो सोनार किस ज्वाला का उपयोग करता है, तो वही ज्वाला जो सबसे ज़्यादा जलती है, सबसे गर्म होती है, बाहरी क्षेत्र नीला। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके, अब हम आगे वाला टॉपिक देखते हैं, वो है ईंधन। ईंधन क्या होता है? चलिए ईंधन के बारे में जानते हैं। घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला। कौन कौन से ईंधन के स्रोत हैं हमारे जो घर में होते हैं? आदि, मिट्टी का तेल आदि, ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ ईंधन कहलाते हैं? लकड़ी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये सब क्या है? ईंधन कहलाते हैं। ईंधन में भी दो तरह के ईंधन होते हैं। एक तो अच्छा ईंधन होता है जो सहज उपलब्ध हो जाता है और सस्ता होता है, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता भी है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। तो कुछ ईंधन होते हैं जो अच्छे होते हैं, सस्ते होते हैं, जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं और वायु में जल्दी जलने भी लगते हैं। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। मतलब अब कोई भी इतना अच्छा ईंधन है नहीं जिसको हम आदर्श ईंधन माने। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। हमें एक ऐसे ईंधन की आवश्यकता है जो विशिष्ट उपयोगी हो और एक आदर्श ईंधन की तरह कुछ उसमें गुण हो और वो ज़्यादा पॉल्यूशन ना करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता भी होती है भाई। पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ये सब मिट्टी का तेल है, इनके जो रेट होते हैं, मूल्य होते हैं, उनमें भी भिन्नता होती है। तो जो ईंधन सस्ते होते हैं, कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी श्रेणी बनानी है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये है पूरी श्रेणी, इसको कंप्लीट करते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है ठोस ईंधन, कोयला, द्रव ईंधन, मिट्टी का तेल और प्राकृतिक गैस। ठोस में और कौन सा आ जाएगा? लकड़ी आ जाएगी। ठोस में क्या आ जाएगा? लकड़ी आ जाएगी। और तीसरा क्या आएगा ठोस में? कोक आ जाएगा। कोक के बारे में मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है। तो जो अगर द्रव की बात करें तो पेट्रोल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? डीजल आ जाएगा। डीजल, पेट्रोल। और अगर हम गैस की बात करें तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस है, सीएनजी, और कोयला गैस। कोयला गैस के बारे में हमने पार्ट 1 में ही बात की थी। अगर आपने देखा नहीं है तो आप ज़रूर देखिएगा पार्ट 1, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक और टेबल, जैसे कि जो हमने ज्वाला वाली टेबल देखी थी उसके साथ साथ ये जो ऊष्मीमान वाली टेबल है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गोबर के उपलों का जो ऊष्मीमान होता है वो 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी होता है। इसकी यूनिट ज़रूर आपको ध्यान रखनी है, के जे अपान के जी, मतलब किलो जूल अपान किलोग्राम। ठीक है। लकड़ी के अगर हम ऊष्मीमान की बात करें तो 17000 से 22000 किलो जूल पर किलोग्राम होती है। कोयला की 25000 से 33000, पेट्रोल की 45000, मिट्टी के तेल की 45000 और डीजल की 45000। मतलब पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल एक समान है।
मेथेन की जो उष्मा उष्मा जो मीथेन का जो ऊष्मीय मान है मेथेन का 50,000 होता है, सीएनजी का भी 50,000, एलपीजी का 55,000। जो बायोगैस होती है जैव गैस उसका 35 से 40,000 और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है 1,50,000। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का ऊष्मीमान होता है। तो अगर आपसे सबसे ज़्यादा ऊष्मीमान पूछा जाए तो वो होता है हाइड्रोजन का। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी, तो आप अभी अच्छे से याद रखिएगा इस टेबल को। यदि आपसे ये कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबाल लें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? बताइए। जो आपको आसानी से आपके घर में उपलब्ध हो जाएगा आप उसी को तो चुनेंगे। ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। अभी ऊष्मीमान क्या होता है? जो 1 किलोग्राम का पूर्ण दहन होता है, जो 1 किलोग्राम ईंधन होता है उसका जो पूर्ण दहन होता है और उससे जो प्राप्त ऊष्मा की मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मीमान कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीमान को हम किलो जूल प्रति किलोग्राम के मात्रक के द्वारा डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। कुछ ईंधनों के ऊष्मीमान थे जो हमने डिस्कस किए। तो अब हम आगे देखते हैं। ईंधन के दहन से क्या होता है? ईंधन के दहन से कुछ हानिकारक उत्पाद हैं जो कि हमें प्राप्त होते हैं, जो हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं और हमारे लिए भी हानिकारक है। ईंधन का बढ़ता हुआ जो उपभोग है वो पर्यावरण के पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। जो लकड़ी होता है, कोयला होता है, पेट्रोल होता है, ये क्या होते हैं? बिना जले कार्बन के कण छोड़ देते हैं और ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं, जैसे दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म कण होते हैं ये क्या करते हैं? दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सदियों से लकड़ी का उपयोग होता आ रहा है, घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है, परंतु अब इसके स्थान पर कोयले और एलपीजी के ईंधन को ले लिया गया है। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है। अब अगर हम अपने घरों में एलपीजी का यूज़ करते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना चलाई गई थी जिसमें सभी को सिलेंडर दिए गए थे, लेकिन ये पैसों से आती है, तो जो लकड़ी होती है वो फ्री में भी उपलब्ध हो जाती है, तो लोग आज भी लकड़ी का यूज़ करते हैं। लेकिन लकड़ी से क्या होते हैं? दमा और श्वास वाले जो रोग हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि जो कण हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर लेते हैं। तो लकड़ी का जो धुआं होता है उससे मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है, श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो वनोन्मूलन भी इससे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग लकड़ी का यूज़ करते हैं, एलपीजी का यूज़ नहीं होता है। इससे श्वास रोग भी होते हैं, हमारे लिए भी हानिकारक है। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन, मतलब ये जो ईंधन है ये पूरी तरह से इनका दहन नहीं हो पाता है, तो इसके कारण क्या उत्पन्न होती है? अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उससे जो उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो कई बार आपने न्यूज़पेपर में ये घटनाएं पढ़ी होंगी, कि कभी कभी क्या होता है, जो अंगीठी होती है जिसमें कोयला जलता है, तो लोग उसको गर्म करने के लिए अपने रूम में रख लेते हैं और रूम को लॉक कर लेते हैं। अंदर से जो दरवाज़ा होता है उसको भी बंद कर देते हैं और जो विंडो होती है वो भी बंद होती है, और कोयला के अपूर्ण दहन से वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और इससे क्या होता है? जो कमरे में जो भी व्यक्ति सो रहे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कई बार ऐसी न्यूज़ में चीज़ें आती हैं। तो ये गैस क्या होती है? बहुत विषैली होती है, इसलिए हमें कभी भी कमरे में कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा संभवतः विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? हमारे जो
ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं और जिससे समुद्र का या बाकी जल स्रोतों का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ का खतरा ज़्यादा हो जाता है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाता है। जब हमारी पृथ्वी के तापमान में संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है तो फिर क्या होता है, पृथ्वी के वातावरण में तापमान की वृद्धि होती है तो इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद मतलब जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ग्लेशियर कोई छोटे तो होते नहीं है, पूरा पहाड़ होता है बड़ा बड़ा ग्लेशियर का, तो वो जब पिघलते हैं तो पानी कितनी मात्रा में आता है ये आप सब जानते हैं। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि दम घोटू और संक्षारक गैस होती है। आपने सुना होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है, दम घोटू गैस होती है, संक्षारक भी होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ती है और सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड वर्षा के जल में घुल जाते हैं तथा कैसी वर्षा कराते हैं, अम्ल वर्षा होती है। क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है, जिससे कि जो हमारी इमारतें हैं उन पर भी असर पड़ता है। ऐसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं, जो फसलों भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है। तो जो ईंधन के रूप में अच्छी मानी जाती है वो है सीएनजी, जिसे हम कोयला और पेट्रोल के जगह पर यूज कर सकते हैं। जो कोयला और वो डीजल और पेट्रोल के जगह पर यूज कर सकते हैं और डीजल और पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण करती है सीएनजी। ये क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है बाकी ईंधनों की अपेक्षा। तो आपने जाना कि अब हम क्या करते हैं, अपने जो डीजल और जो पेट्रोल है उसकी जगह पर हम सीएनजी वाले वाहनों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। सीएनजी और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं उनको हम ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये डीजल और पेट्रोल के अपेक्षा कम प्रदूषण करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि डीजल और पेट्रोल जो है ये आपने देखा होगा सीमित संसाधनों में आते हैं, प्राकृतिक जो सीमित संसाधन होते हैं। तो इसी के साथ साथ अब हम करते हैं इस चैप्टर की समरी। तो समरी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए समरी के बाद हम करेंगे पीवाईक्यू और आज ही इस चैप्टर को हम कर देंगे इंड। जो पदार्थ वायु में जलते हैं वे दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक होती है। आपको हमने बताया कि जो दहन है उसके 3 घटक हैं, उसके ईंधन, ऊष्मा और वायु ऑक्सीजन। जब ये तीनों होते हैं तभी ज्वाला उत्पन्न होती है, तभी प्रकाश उत्पन्न होता है, तभी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तभी दहन हो पाता है। दहन की प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्न ताप होता है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। और आगे देखते हैं ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जैसे कि फास्फोरस जो रूम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर हम आग पर नियंत्रण पाते हैं। जैसे कि जब हम अग्निशामक यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड को आग पर डालते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहाँ पर जलवाष्प का एक आवरण बन जाता है जिससे आग फिर बुझने लगती है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए हम जल का उपयोग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि जल से ये आग नहीं बुझती है। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। इन क्षेत्रों के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। मतलब जो बीच का हिस्सा होता है वो ज्योतिहीन होता है, ब्लैक कलर का,
और अदीप्त होता है जो बाहरी होता है, और दीप्त जो ये बीच का होता है। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है, उसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, और यह ऐसी गैसें और अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करें। तो आदर्श ईंधन की डेफिनेशन भी आपने देख ली। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। ईंधनों की दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ये आपको याद रखना है, सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया गया। जो वैश्विक ऊष्मा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें उसका क्या कारण है, वायु में बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोयले और डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड अम्ल वर्षा को उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक हैं। तो जो कोयला और डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न जो सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, वो अम्ल वर्षा को उत्पन्न करते हैं, जो फसल, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी से चैप्टर नंबर 4 दहन और ज्वाला, कंबशन एंड फ्लेम के क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मोमबत्ती का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होता है। ठंडे से यहाँ पर क्या मतलब है कि उस क्षेत्र जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा कम गर्म होगा, वहीं उसी को हम ठंडा बोलते हैं। तो बताइए, मध्य क्षेत्र, ऑप्शन बी है सबसे बाहरी क्षेत्र, ऑप्शन सी है सबसे भीतरी क्षेत्र, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर होगा सी, सबसे भीतरी क्षेत्र, जो कि ब्लैक कलर का होता है ज्वाला में। ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला, ये होता है सबसे भीतरी क्षेत्र, जो कि बिल्कुल कम गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, धुएं में होते हैं। बताइए धुएं में क्या होता है। ऑप्शन ए बिना जले कार्बन के कण, ऑप्शन बी जले हुए कार्बन के कण, ऑप्शन सी बिना जले सल्फर के कण, ऑप्शन डी जले हुए कांच के कण। तो जल्दी से अपना ऑप्शन कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, जले हुए कार्बन के कण धुएं में उपस्थित होते हैं। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अदीप्त क्षेत्र का रंग कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो अदीप्त क्षेत्र का जो रंग होता है वो नीला होता है, क्योंकि ये जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है वही होता है अदीप्त क्षेत्र, सबसे ज़्यादा कम दिखता है और सबसे ज़्यादा गर्म नीला क्षेत्र जो है, इसी को हम बोलते हैं अदीप्त क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो जो टेबल मैंने आपको पढ़ाई है, गोबर के उपले, लकड़ी, कोयला और पेट्रोल, इन चारों ऑप्शन में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो गोबर के उपले, लकड़ी और कोयला से भी ज़्यादा जो ऊष्मीय मान होता है वो पेट्रोल का होता है। तो कमेंट करके बताइए कि पेट्रोल का ऊष्मीय मान कितना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, वह ईंधन जो ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के उपयोग को प्रतिस्थापित करता है। मतलब डीजल और पेट्रोल के जगह पे हम किस नए ईंधन को प्रयोग करते हैं जो कि कम प्रदूषण करता है। क्या वो एलपीजी है, क्या वो बायोगैस है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा बी है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मोमबत्ती का क्वेश्चन नंबर 6, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है। ऑप्शन ए सबसे बाहरी, ऑप्शन बी सबसे आंतरिक, ऑप्शन सी मध्य, या ये सभी। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है। तो सबसे बाहरी जो अदीप्त और नीला क्षेत्र होता है वो होता है सबसे ज़्यादा गर्म, और इसी क्षेत्र का यूज करते हैं कौन,
जो सोनार होते हैं वो इसी क्षेत्र का यूज करते हैं, अपनी फुकनी से फूकते हैं। किस लिए फूकते हैं? कि उन जो सोना है वो पिघल जाए। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है। बताइए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऊष्मा को उत्पन्न करता है? ज्वाला, वाष्पीकरण, दहन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ज्वाला ऑप्शन नहीं होगा, राइट ऑप्शन वाष्पीकरण भी नहीं होगा। ये दहन की डिफिनेशन है, दहन इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? मैग्नीशियम हवा में जलकर बनता है। अब हमने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैग्नीशियम के बारे में बताया। ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऑप्शन बी गर्मी, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। बताइए राइट ऑप्शन क्या है? तो मैग्नीशियम जब हवा में जल रहा था, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा था, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी के साथ साथ गर्मी का मतलब यहाँ ऊष्मा से है, तो ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, प्रकाश भी उत्पन्न करता है। जो मैग्नीशियम जो रिबन हमने जलाया था उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है 9th नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में दहन होता है? हमने आपको दहन के घटक पढ़ाए थे, याद कीजिएगा। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ये है, एक दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। ऑप्शन बी है पदार्थ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ हवा की उपस्थिति होनी चाहिए। ऑप्शन सी है दहनशील पदार्थ का तापमान उसके ज्वलन तापमान से अधिक होना चाहिए, ये सभी। तो क्या ये शर्तें दहन में लागू होती हैं? तो ऑप्शन ए बी सी सभी राइट है, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर और सारे क्वेश्चंस। तो आपका 9 जो क्वेश्चन थे इसमें से स्कोर क्या रहा, ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट आपको समझ में आया या नहीं आया, ये भी आप कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।